अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाए तो उसमें हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें परिंदे, जानवर, इंसान और बहुत सी मखलूक़ात हमें मिलती हैं। फिर हमारे जहन में ये ख्याल भी आता है कि इन जानवरों, इन माहौल और इन चीज़ों की पैदाइश कैसी होगी। तो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो इंसानों समेत पेड़ पौधों और जानवरों को देखकर ये एहसास होता है कि जैसे ये बिल्कुल इसी जगह के लिए ही बने हैं जहां वो रह रहे हैं, और ये भी कि ये सिर्फ महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक दिमाग या एक सोच मौजूद है जिसने इन्हें डिज़ाइन किया। इंसान चूंकि एक समझदार और गौर फिक्र करने वाली मखलूक है, लिहाजा एक सवाल हमेशा इसके दिमाग के अंदर उभरता रहता है कि आखिर इस ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे वजूद में आई, और इंसानों को पैदा करने और ज़मीन पर बसाने और सिर्फ इसे ही अक्ल व शऊर देने का राज क्या है। क्या इंसान भी बाकी जानवरों की तरह अपने आबा व अजदाद से इर्तिकाई मराहिल तय करता हुआ, यानी कि एवोल्यूशन का अमल तय करते हुए बंदर से इंसान बना, या फिर इसे इंसान ही तख्लीक किया गया? क्या वाकई ही जानवरों की तरह इसकी भी आज से लाखों साल पहले कई किस्में या नस्लें मौजूद थी, जैसा कि जानवरों में मौजूद होती हैं? और इस बात का सबूत आज साइंसदान लाखों साल पहले ज़मीन पर बसने वाली इंसानी नस्लों के फॉसिल और हड्डियों को पेश करते हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिली हैं। तो क्या वाकई इंग्लिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन का नज़रिया इर्तिका एक हकीकत है? लेकिन हम तो बहैसियत मुसलमान ये जानते हैं कि हज़रत आदम को, जो कि इंसानों के बाप हैं, और इन्हीं से इंसानी नस्ल ज़मीन पर आगे बढ़ी, आज से तकरीबन 6000 साल पहले ज़मीन पर मौजूद थे। तो फिर सवाल ये है कि लाखों साल पहले के मिलने वाले ये इंसानी ढांचे फिर किस मखलूक के हैं? क्योंकि कुरान करीम की सूरह अल बकरा के अंदर वाज़े तौर पर हज़रत आदम की तख्लीक से मुतल्लिक ये बयान है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। दोस्तों, हकीकत तक पहुँचने के लिए सबसे पहले नज़रिया इर्तिका को समझना ज़रूरी है कि ये दरअसल है क्या। इर्तिका के बारे में नज़रियात की इब्तिदा सबसे पहले फ्रांस के नेचुरलिस्ट जैन बेप्टिस्ट डी लामार्क ने डाली, जिसने 1809 के अंदर अपनी किताब फिलोसोफिया ज़ूलॉजिक के अंदर हासिल शुदा खसूसियात की अगली नस्ल के अंदर मुंतकिली का नज़रिया पेश किया, लेकिन यह नज़रिया बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। 1859 के अंदर चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में नेचुरल सिलेक्शन के नज़रिया इर्तिका को पेश किया, और इस नज़रिए के मुताबिक ज़मीन पर ज़िंदगी यानी हम इंसान और तमाम मखलूक़ात यानी कि जानवर, पौधे और तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इत्तफाक से वजूद में आ गए। ज़िंदगी की इब्तिदा पानी में हुई, जहाँ कुछ सालिमों के मिलाप से एक सादा सेल वजूद में आ गया, और इस सिंगल सेल ने मुसलसल इर्तिका की मंजिलें तय करते हुए पौधे, जानवर और इंसान बना दिए। मजीद ये कि इर्तिका एक सुस्त अमल है जिसका मुशाहिदा करना मुमकिन नहीं है, यानी कि इसे हज़ारों या लाखों साल के बाद ही देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन पर 4.6 अरब साल पहले ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, और तकरीबन 3.8 अरब साल पहले तमाम मखलूक़ात बनना शुरू हुई, यानी कि ज़िंदगी के आगाज़ से लेकर अगले 3.3 अरब साल तक ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी सिर्फ एक सेल वाले जानदारों और सादा अलजी पर मुश्तमिल थी। ये दौर जो 3.3 अरब साल पर मुश्तमिल था, प्री कैम्ब्रियन दौर कहलाता है, और इसके बाद आज से तकरीबन 530 मिलियन साल पहले अचानक फॉसिल रिकॉर्ड के अंदर आज के तमाम पाए जाने वाले जानवरों के नुमाइंदों के फॉसिल मिलना शुरू हो जाते हैं। सो इस थोड़े से वक्त के अंदर इतने ज़्यादा जानदारों का पैदा हो जाना डार्विन के सुस्त रफ्तार नज़रिया इर्तिका पर एक सवालिया निशान है। डार्विन का कहना था कि जानदार अपनी नस्ल को ज़मीन से ख़त्म होने से बचाने के लिए खुद को माहौल के मुताबिक तब्दील कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि बाज़ पानी के जानवर करोड़ों साल पहले ज़मीनी जानवर थे, लेकिन किसी वजह से उनको अपनी ज़िंदगी एक लंबे अरसे तक ज़मीन के मुश्किल हालात में खुद को बचाने के लिए जब पानी में गुजारना पड़ी तो इनके पाँव गायब हो गए और वो मछली की शक्ल इख्तियार कर गए। इसी तरह मछलियों को जब ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारना पड़ी तो इनके पाँव निकल आए और इनकी शक्ल पहले मेंढक और मगरमच्छ और फिर बाद में दीगर जानवरों के जैसी हो गई, यानी कि अपनी बका के लिए इनकी फितरत तब्दील होती रही। इसी तरह से नज़रिया इर्तिका के हामी ये कहते हैं कि इंसान बिन मांस की नस्ल से था, जो कि अपने माहौल की वजह से तब्दील होकर वैसा हो गया जैसा कि आज के दौर के अंदर मौजूद है। इंसानों की भी कई नस्लें या इसके कज़न एक ही वक्त के अंदर ज़मीन के मुख्तलिफ कोनों के अंदर मौजूद थे। मसलन नेंडरथाल्स, जो मौजूदा इंसानी नस्ल यानी कि होमोसेपियन से हाइट के अंदर छोटे मगर बहुत ही ताकतवर जिस्म के मालिक थे। ये मौजूदा दौर के यूरोपीय ममालिक जिनके अंदर इंग्लैंड,
और साइबेरिया के ठंडे तरीन इलाके शामिल हैं, यहाँ पर रहना सीख चुके थे। इसके अलावा इंसानों की कई और नस्लें मसलन होमो हबिलियस, होमो इरेक्टस, होमो फ्लोरेसेंसिस वगैरह भी मौजूद थी, लेकिन इनके अंदर इंसानों की सिर्फ एक ही स्पीशीज सर्वाइव कर पाई जो कि थी होमो सेपियंस, यानी कि मौजूदा इंसान। इनका कहना है कि चिंपैंजी और इंसान आपस के अंदर इर्तिकाई कज़न है। दो पैरों पर इंसान इसलिए खड़ा हो गया कि वो उस जमाने के अंदर और इस वक्त के माहौल के मुताबिक इसकी बका के लिए ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो बंदर जो लाखों साल पहले अफ्रीका की सरजमीन पर इस वक्त सिर्फ दरख्तों पर ही रहते थे, मगर जब दरख्तों पर खाना ख़त्म हुआ तो इसकी तलाश के अंदर ज़मीन पर उतर कर ये ज़मीन पर चलने लगे। आज भी स्कूल और कॉलेजेस के अंदर नज़रिया इर्तिका को सिर्फ एक नज़रिए के तौर पर पढ़ाया जाता है, ना कि कानून या लॉ के तौर पर, क्योंकि एक नज़रिए को साइंसी कानून बनाने के लिए इसे तजर्बात से साबित करना पड़ता है। ये बात याद रखें कि डार्विन को इस वक्त बायोलॉजी और डीएनए का बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए उसने ये तो बता दिया कि जिंदा अजसाम के अंदर वक्त के साथ बदलाव आता है, लेकिन ये नहीं बता सका कि ये बदलाव किस तरह से आते हैं, उनके जिस्म के अंदर क्या बदलाव होते हैं। इसलिए 20वीं सदी के अंदर डार्विन के बयान करदा इर्तिकाई ख्यालात में मौजूद खामियों को बड़े पैमाने पर तब्दील किया गया और एक नए नज़रिए की बुनियाद डाली गई जिसे न्यू डार्विनिज्म का नाम दिया गया। लेकिन इस नज़रिए के अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, इसलिए बहुत सारे माहिरीन अब इस नज़रिए के अंदर भी बड़े पैमाने पर तब्दीली करना चाहते हैं। और हालिया तहकीकात से ये बात सामने आई है कि जेनेटिक कोड यानी कि डीएनए के अंदर मौजूद इन्फॉर्मेशन की मिसाल कंप्यूटर प्रोग्राम की बजाय बजाते खुद एक कंप्यूटर जैसी है, जो किसी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए काम करता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जेनेटिक कोड जो कि इतना ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल है, वो दरअसल कहाँ से पैदा हो गया। आज तक किसी भी लेबॉर्ट्री के अंदर ऐसा कोई तजर्बा नहीं किया गया जिसके अंदर एक बेजान मालिक्यूल से कोई एक सादा सा सेल भी बनाया जा सका हो। इसके अलावा बायोलॉजी के अंदर सबसे अहम थ्योरी सेल थ्योरी के बुनियादी पॉइंट्स के अंदर ये बात शामिल है कि एक सेल पहले से मौजूद सेल से ही वजूद के अंदर आ सकता है, इसके अलावा नहीं, यानी किसी बेजान सेल से नहीं आ सकता। मगर फिर भी कुछ मुनकरीन खुदा अहादीस और कुरान से नज़रिया इर्तिका को साबित करने की कोशिश करते हैं। इनके मुताबिक इंसान बंदर नुमा मखलूक से मुसलसल इर्तिका के जरिए पैदा हुआ, फिर अल्लाह ताला ने इनमें से किसी एक इंसान को चुन कर इसके अंदर अपनी रूह फूंकी जिससे इंसान को शऊर हासिल हुआ। लेकिन दोस्तों याद रखें कि यह अकीदा कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, जिसकी कई मिसालें दी जा सकती हैं, क्योंकि कुरान करीम के अंदर जगह जगह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी से तख्लीक, इनका जन्नत में ठहरना और फिर ज़मीन पर उतारे जाने का जिक्र मौजूद है। इसके अलावा कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बिना बाप के पैदाइश को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल बयान करके कहा गया है, जिन्हें बगैर माँ के पैदा किया गया। यानी कि ये तमाम कुरानी आयात ये साबित करती हैं कि इंसान को तख्लीक किया गया, ये किसी जानवर की इर्तिकाई शक्ल नहीं है। तो फिर हकीकत दरअसल है क्या? इंसानों को नज़रिया इर्तिका की सूरत में कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है, इसका ज़्यादातर लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि खुदा के वजूद को ना मानने वाले किस तरह से इस दुनिया और कायनात और खुद इंसान के वजूद को बस सिर्फ एक कुदरती अमल साबित करने पर तुले हैं, ताकि खुदा की ज़ात पर इनका यकीन ख़त्म हो जाए। और अफसोस के मगरबी मुल्हिदीन के इस नज़रिए को हमारे अपने अंदर चंद साहिब अकल लोग भी साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन लोगों से मेरा सिर्फ एक मासूमाना सा सवाल है कि चले मान लेते हैं कि एवोल्यूशन एक हकीकत है और इंसान बंदरों से एवोल्यूशन का प्रोसेस तय करता हुआ मौजूदा इंसानी शक्ल के अंदर आ गया, तो फिर अब तक हज़ारों साल से इंसान ही क्यों है? यानी कि किसी और मखलूक के अंदर क्यों नहीं बदल गया? क्योंकि हमारे पास तो इंसानों की हज़ारों साल की हिस्ट्री मौजूद है कि उस वक्त भी इंसान था। हाँ, अगर एवोल्यूशन को सिर्फ इंसानी ज़ायरी खदोखाल के अंदर बदलाव के तौर पर मान लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। मिसाल के तौर पर हम सभी लोग जानते हैं कि हज़रत आदम का कद मुबारक तकरीबन 90 फीट था, जो कि वक्त के साथ कम होता होता मौजूदा इंसानी हाइट के अंदर बदल गया। जिस तरह से हर मुल्क या खिते के रहने वाले लोग जिस माहौल के अंदर रहते हैं, इनकी आंखें, बालों और जिल्द का रंग इसी तरह से बदलने लगा, जो कि ज़ाहिरी खदोखाल है, मगर अंदरूनी तौर पर इनकी डीएनए के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पर नज़रिया इर्तिका की कोई हकीकत नहीं है। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि एक तरतीब शुदा निज़ाम बगैर किसी समझदार दिमाग की छेड़छाड़ के बेतरतीब चीज़ों से कभी नहीं बन सकता। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास एक डब्बे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की दालें मौजूद हों और अगर आप इसे हिलाएं, तो क्या ये मुमकिन है कि आपके हिलाने से वो दालें जो कि मुख्तलिफ़ तहों के अंदर पहले से मौजूद थी, वो अपनी अपनी खसूसियात के एतबार से अलग हो जाएं, यानी कि हर एक नस्ल की दाल बिल्कुल अलग हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से बेतरतीब मॉलिक्यूल्स आपस के अंदर जुड़कर जिंदगी का तरतीब शुदा निज़ाम नहीं बना सकते। मजीद ये कि जानवरों के बड़े बड़े ग्रोह जैसा कि परिंदे, ज़मीन पर रेंगने वाले जानवर, मैमल्स और एम्फीबियंस के दरमियान कोई भी ऐसी जिंदा जानदार मखलूक क्यों नहीं मौजूद जो कि इस सिलसिले को आपस के अंदर जोड़ सके। यानी कि ज़मीन पर रेंगने वाले जानवर आज भी मौजूद हैं, लेकिन परिंदों और इनके दरमियान वाली मखलूक क्यों ना पैदा हो गई?
اور جہاں تک انسانوں کے ملنے والے ہڈیوں کے ڈھانچوں کی بات ہے تو ذرا اسے بھی کلیئر کر لیتے ہیں۔ 2019 کے اندر نیچر میگزین کے اندر ایک ریسرچ پبلش ہوئی جس میں 2 فوسل کھوپڑیوں کو دکھایا گیا اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ یونان کی ایک غار سے دریافت ہوئے ہیں۔ یہ ٹوٹی پھوٹی حالت کے اندر اور نامکمل کھوپڑیاں تھیں جن کو کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے ڈیجیٹلی طور پر اپنی اصلی حالت کے اندر لانے کی کوشش کی گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ہومو سیپینس کے فوسل ہیں، یعنی کہ انسانوں کے آباء و اجداد کی۔ ان کے یورینیم ڈیٹنگ سے یہ پتہ چلا کہ یہ فوسل تقریباً 2 لاکھ سال پرانے ہیں، لہٰذا ثابت ہو گیا کہ ہومو سیپین یورپ کے علاقے کے اندر 2 لاکھ سال پہلے موجود تھے۔ جدید ٹیکنالوجی سے ان کو ڈیجیٹلی طور پر خود سے تیار کر لیا گیا اور یورینیم ڈیٹنگ سے ان کی اصل عمر بھی پتہ چل گئی، سو اب اس کے اندر شک کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ لیکن دوستو، بات اتنی سیدھی بھی نہیں ہے۔ یورینیم ڈیٹنگ کے ماہر وارن شارپ کا کہنا ہے کہ اصل میں ان 2 فوسل کی کھوپڑیوں کو جب یورینیم ڈیٹنگ سے ٹیسٹ کیا گیا تو ان کی عمر 3 لاکھ سال سے زیادہ نکلتی ہے اور 4 لاکھ سال سے کم، لہٰذا ان فوسلز کی اصل عمر کا پتہ لگانا بہت مشکل کام ہے۔ سو اب میرا سوال یہ ہے کہ کون سی عمر ٹھیک ہے؟ کیا 3 لاکھ سال پہلے والی بات ٹھیک ہے یا پھر 4 لاکھ سال والی، یا ان دونوں کے درمیانی عمر والی؟ یہ کوئی 1-2 ہزار سال کی بات نہیں کر رہا بلکہ لاکھوں سال کے فرق کی بات کر رہا ہوں۔ سو یہ تو ارتقائی سائنسدانوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو جو عمر پسند آئے وہ اس کھوپڑی کے کھاتے میں ڈال دیں۔ اس کے علاوہ ہومو ہائیڈلبرگینسس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ اس کے فوسل کی عمر بھی ایک وقت کے اندر 4 لاکھ سال پہلے کی مانی جا رہی تھی، اس کے بعد اس کی عمر 6 لاکھ سال مانی گئی اور آج کل اس کی عمر صرف 3 لاکھ سال نکل آئی ہے۔ سو ملنے والے انسانی فوسلز کی عمر کتنی اتھینٹک ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیں۔ لیکن پھر بھی ان سائنسدانوں کے مطابق ڈارون کا نظریہ ارتقاء ایک ناقابل تردید سچائی ہے، کیونکہ ارتقاء تو پہلے سے ثابت ہو چکا ہے، بس ثبوت ڈھونڈنے باقی ہیں۔ اور اسے ثابت کیوں کروایا جا رہا ہے وہ تو بالکل صاف ہے کہ لوگوں کا خدا کی قدرت اور اس کے وجود پر ایمان کمزور کرنا، جو کہ انشاءاللہ ہمارا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم لوگ غور و فکر کرتے ہیں اور کسی کی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ سو جن ڈھانچوں کو دکھا کر انہیں انسان کی مختلف نسلیں ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دراصل یہ سب انسانوں کی مختلف نسلیں نہیں تھی بلکہ خود انسان تھے۔ مزید یہ کہ یہ آپس کے اندر جنسی ملاپ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ ان کے خد و خال کو کمپیوٹر ماڈلز کے ذریعے بگاڑ کر دکھایا جا رہا ہے، ان کے چہرے پر بال دکھائے جا رہے ہیں، حالانکہ بال تو فوسل ریکارڈ کے اندر محفوظ ہی نہیں ہوتے۔ روس کے اندر ایک قدیم 13 سال کی لڑکی کا ڈھانچہ دریافت ہوا جس کی ماں نیندرتھال اور باپ ڈینیس اور مین میں سے تھا۔ سو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان مختلف انسانی نسلوں کو انسان کی مختلف ارتقائی شکلیں قرار دے کر انسان کو چمپینزی کا کزن قرار دینا سراسر حماقت ہے۔ انسانوں کی اس کے علاوہ بھی کئی قدیم نسلیں موجود تھی جو ابھی بھی دریافت ہونا باقی ہیں، مثلا جن کے قد اونچے تھے یا جن کے خد و خال ہم سے مختلف تھے۔ مثال کے طور پر قوم عاد کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جو کہ بہت بڑے قد کے اور بڑی جسامت کے عامل تھے۔ ان کے قد کھجور کے درخت کی طرح لمبے تھے اور یہ بہت ہی صحت مند اور بھاری جسم کے مالک تھے، جن کے فوسل بھی مل چکے ہیں۔ تو کیا انہیں بھی انسانوں کی ارتقائی نسل مان لیا جائے، کیونکہ ہزاروں سال پہلے بھی اپنے بڑے قد اور جسامت کے باوجود وہ ہمارے جیسے انسان ہی تھے۔ بنی نوع انسان کے زمین پر آنے کے بعد سے ان کے اندر ماحول کی مناسبت سے رنگ، نسل، قد اور خد و خال کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے اور مزید قیامت تک آتی رہے گی، لیکن اس تمام دورانیے کے اندر وہ انسان ہی تھے اور آگے بھی انسان ہی رہیں گے۔ سو اس تمام ویڈیو کا کنکلوژن یہ ہے کہ جن انسانی نسلوں کو کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے بگاڑ کر انہیں انسانوں اور بندروں کے درمیان ارتقائی تعلق کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، وہ کچھ اور نہیں بلکہ انسان ہی تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک کھوپڑی کو مختلف کمپیوٹر ماڈلز کے ذریعے مختلف شکلوں کے اندر ڈھالنا ممکن ہے۔ یقین کریں اگر یہی ارتقائی سائنسدان آج نہیں بلکہ فیوچر کے اندر کہیں جا کر پیدا ہوتے تو یہ چینی اور افریقی لوگوں کے ڈھانچوں کو بھی مختلف نسلیں بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ سو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ارتقاء کے دھوکے اور حقیقت کے اندر فرق کو واضح طور پر جان گئے ہوں گے۔ ایک مشہور غیر مسلم سائنٹسٹ ڈاکٹر ایلس، جو کہ ایک سائنسدان، محقق، مصنف اور امریکہ کے مشہور آرکیولوجسٹ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس سیارے زمین کا اصل رہائشی نہیں بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اس کے اصل سیارے سے اسے اس کے موجودہ رہائشی سیارے زمین پر پھینک دیا گیا، یعنی کہ انسان زمین کا ایلین ہے اور اسے سزا کے طور پر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، کیونکہ جب اسے زمین پر اتارا گیا تو زمین پر ہر طرف پانی تھا اور اس کے درمیان کے اندر خشکی کا ایک حصہ موجود تھا، جیسے کسی ملزم کو سزا کے طور پر کسی جگہ پر بھیج دیا جائے۔ اس کتاب کے اندر ایسے تہلکہ خیز انکشافات ہیں جو کہ نظریہ ارتقاء کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، اور وہ انکشافات کیا ہیں اس پر میری ایک پوری ویڈیو موجود ہے، جسے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔
یہ تھی ایک انفارمیٹیو ویڈیو جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح انسان کی تخلیق ہوئی۔ اس میں سائنسدانوں کی بہت سے دعوے ہیں، لیکن ان باتوں کو ایک طرف رکھ کر ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں ان سب کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، اور پھر آدم علیہ السلام سے جتنی بھی انسانیت ہے، جتنے بھی انسان ہیں ان سب کی پیدائش ہوئی۔ پر ہمارا تو یہ ایمان ہے، اور سائنسدان جو ہے وہ مختلف دعوے کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو